हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो साइंस की क्लासेस हैं वो शुरू करने वाले हैं। ये क्लास फर्स्ट होने वाली है। आज से ही हम चालू कर रहे हैं साइंस का कुल क्लासेस। तो आज से शुरुआत करके 20-25 दिन के अंदर ये पूरा समाप्त हो जाएगा। जो हमारे साइंस का जितना भी सिलेबस है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियोज़ देखिएगा। हम एकदम सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज चलेंगे और पूरा 20-25 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप देखिएगा। आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं सजीव और निर्जीव के बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आपको जो भी ना समझ में आए आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आप यही बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चा अगर साइंस की क्लास लेना चाहता है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि आज से क्लासेस चालू हो रही हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतना का एहसास प्रकट होता है वह सजीवता कहलाती है, ठीक है। जब हमें कोई व्यक्ति छूता है, ठीक है, तो भले ही हम ये देखें ना कि वो हमें छू रहा है, मगर हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि कोई व्यक्ति हमें छू रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ठीक है। वो हमें बता देता है, हमारे दिमाग को वो संकेत भेजता है कि किसी ने छुआ है, किसी ने टच किया है। इसे ही सेंसेशन कहते हैं, चेतना कहते हैं। और जिस चीज़ के अंदर ये चेतना पाई जाती है वह सजीव वस्तु कहलाती है, ठीक है। और यह उसका गुण जो है, ये जो चेतना का ये गुण है, यह सजीवता कहलाता है, ठीक है। और जिन वस्तुओं में चेतना पाई जाती है यह वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि पेड़ पौधे, जंतु, क्योंकि इनमें सजीवता विद्यमान रहती है। अब लोग कहते हैं कि पेड़ों को क्या एहसास होता है? नहीं, पेड़ों को भी एहसास होता है। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें पता चला है कि पेड़ भी महसूस करते हैं, पेड़ों को भी पता चलता है, पेड़ भी पहचानते हैं व्यक्तियों को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो देखिए, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, विभिन्न पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं वे सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन प्रक्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जीवन के कुछ सामान्य गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो लक्षण है, जो मैंने बताया वृद्धि, पोषण, ये सजीवों के लक्षण हैं। अगर पूछे सजीवों के लक्षण क्या होते हैं तो वृद्धि हो गया, पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र, ये सारे उसके सजीवों के लक्षण होते हैं। अब देखिए, निर्जीव की बात कर लेते हैं। निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लेते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, बालू, कोयला, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, विभिन्न धातुएं, विभिन्न पदार्थ जैसे नौसादर, तूतिया, फिटिकरी आदि निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जीवन के प्रमुख लक्षण जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र इत्यादि नहीं पाए जाते। क्योंकि इनमें ये सब गुण नहीं पाए जाते, इसलिए निर्जीव वस्तु कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स के लक्षण पूछें तो आप ये बताएंगे कि वो पोषण नहीं लेते, वो श्वसन नहीं करते, प्रजनन नहीं होता, ये सब प्रक्रियाएं जिनमें नहीं होंगी वे सब नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, जहाज आदि में गति के लिए बाहरी स्रोत से शक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है, जिसे बाह्य वृद्धि कहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें गति तो करती हैं मगर किसी बाह्य बल द्वारा गति करती हैं। इनके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं होती है जिससे गति कर सकें, ठीक है। ये बाह्य गति जब दी जाएगी तब ये चीज़ें गति करती हैं, ठीक है, बाह्य बल दिया जाएगा तो। आइए तीसरा देखते हैं, मृतक कैसे कहते हैं, डेड। प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। ये सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जो है वो एक निश्चित आयु तक जिएगा, कोई अमर नहीं होता है। जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक या शव कहते हैं। बहुधा मनुष्य, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर के अवशेषों का उपयोग करता है, ठीक है। जो मनुष्य होता है वो पौधे एवं जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं उनका प्रयोग करता है, उनके अवशेषों का, जैसे चमड़ा, पशुओं की खाल से बनाया जाता है, लकड़ी, पेड़ के तने, ये सब प्राप्त किए जाते हैं लकड़ी से। पेड़ों के तने, लकड़ी जो होती है पेड़ों के तनों से प्राप्त की जाती है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पौधों का और जंतुओं का, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही नोट्स हैं, ठीक है।
आप ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो आप ये लिख सकते हैं, आपके एकदम सही सही ये नोट्स हैं, आप इससे नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए जो पहला सजीव का लक्षण होता है, तो देखिए सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो सजीव वस्तु होगी उसका आकृति और जो आकार होगा वो निश्चित होगा, ठीक है। सजीवों का शरीर, दूसरा पॉइंट है, सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। जो सजीवों का शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं का बना होता है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं का बनाता है, और कोशिका में आप जानते हैं जीव द्रव्य पाया जाता है। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि सजीवों में शारीरिक संरचना अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों की बनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सजीव होते हैं उनकी शरीर की बनावट में कई सारी चीज़ों की भूमिका होती है, जैसे अंग और अन्य तंत्र होते हैं, ठीक है। हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, इन सब चीज़ से मिलकर शरीर बनता है। आगे देखते हैं, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती रहती हैं। यानी कि सजीव जो होते हैं उनमें बनना और टूटना, रचना होना और विघटन होना, यानी कि टूटने वाली जो क्रिया होती है वो हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है। कभी रुकती नहीं है, ये क्रिया हमेशा सदैव चलती रहती है। चलिए पाँचवा पॉइंट देख लेते हैं। पाँचवा पॉइंट है कि सजीवों में श्वसन क्रिया होती है। जाहिर सी बात है, जो सजीव होगा वो सांस लेगा ही लेगा, ठीक है। छठा पॉइंट देखते हैं, सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, ये भी सजीवों के एक लक्षण है। सातवां पॉइंट है सजीवों में आंतरिक परिवर्तन से वृद्धि होती है। जितने भी सजीव होते हैं ना उनमें आंतरिक परिवर्तन यानी कि बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और उन्हीं के कारण उनकी वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आठवां पॉइंट देखते हैं। आठवां पॉइंट है कि सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। यानी कि जो सजीव होते हैं वो जो खाते हैं वो निकालते भी हैं, ठीक है, और कई सारी चीज़ें उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि पसीना, हम जो मनुष्य होते हैं वह पसीना उत्सर्जित करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि सजीवों में गति होती है। जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं अपनी शक्ति से, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 10वां पॉइंट है सभी सजीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जो सजीव होते हैं वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 11वां पॉइंट है सजीवों में निश्चित जीवन चक्र होता है। जो सजीव होते हैं उनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है, मतलब उनका जीवन यहाँ से शुरू होगा और एक पूरा जीवन चक्र होने के बाद वह समाप्त हो जाएगा, ये निश्चित होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी से और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए निर्जीवों के हम लक्षण देखते हैं। निर्जीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहला देखिए, निर्जीव वस्तुओं का आकृति एवं आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। सजीवों का निश्चित होता है आकृति और आकार, मगर निर्जीव का क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसे किसी तरह से भी ढाल सकते हैं हम, ठीक है, ये डिपेंड करता है हम पर। अब अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट, निर्जीवों की रचना कणों से अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है। देखिए जो निर्जीव होते हैं उनकी रचना कणों से होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है और विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, निर्जीवों के आकार का गठन इनके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों के जोड़ने से होता है, ठीक है। जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों से जहाज की रचना होती है। अब जो निर्जीव होते हैं उनकी रचना कई सारे अन्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। उन तत्वों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब एक चीज़ मिलकर तैयार होती है, जैसे कि अलमारी, पंखा, कुर्सी, इन सब चीज़ों को अलग अलग चीज़ों के अलग अलग धातुओं से बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि निर्जीवों में उपपचयी क्रिया नहीं होती है, यानी कि पाचन क्रिया निर्जीवों में नहीं होती है, जबकि सजीवों में पाचन क्रिया होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, पाँचवा पॉइंट है कि निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है, ठीक है, सजीवों में होती है। छठवां पॉइंट देखते हैं, निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं में कोई जैविक क्रिया नहीं होती, सांस लेना, पाचन होना, उत्सर्जन, ऐसी कोई जैविक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। रचनात्मक, विघटनात्मक कोई क्रिया नहीं होती है, तो इनको भोजन की आवश्यकता होती ही नहीं है। सातवां पॉइंट देखिए, निर्जीवों में बाह्य कणों के जमने से वृद्धि होती है। अब निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनमें बाह्य कणों के जमने से ही वृद्धि होती है। जैसे कि आप किसी
किसी पत्थर के टुकड़े को अगर कहीं पे रख दें बहुत सालों के लिए, तो उसके ऊपर छोटे छोटे धूल के कण मिलकर वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो बाह्य कण मिलकर उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। आंतरिक उसमें परिवर्तन के कारण उसकी वृद्धि नहीं होती है, बल्कि बाह्य कण आकर उस पर जम जाते हैं तो उसकी वृद्धि होती है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। 8वां पॉइंट देखते हैं, निर्जीवों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है, निर्जीव किसी भी चीज़ का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। 9वां पॉइंट देखते हैं, निर्जीवों में केवल बाह्य शक्तियों के कारण गति होती है, निर्जीव खुद से गति नहीं कर सकते हैं, उनके पास शक्ति ऐसी नहीं होती है, वह बाह्य बल द्वारा ही गति करते हैं। जैसे हम किसी कुर्सी को अपने हाथ से ढकेलते हैं तो वह गति करती है, मगर स्वयं वो कुर्सी नहीं चल सकती कि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वह अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, 10वां पॉइंट, अनुकूलन नहीं पाया जाता है। जो निर्जीव होते हैं उनमें अनुकूलन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अनुकूलन की जो प्रवृत्ति होती है उनके अंदर नहीं पाई जाती है, वह जैसे हैं जिस भी परिस्थिति में है वैसे ही रहेंगे, कोई अनुकूलन की उन्हें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक कुर्सी है, अगर गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा ताप पड़ेगा तो वह पिघल जाएगी, ठीक है। वो अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाएगी, अनुकूल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अनुकूलन की प्रवृत्ति निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। 11 पॉइंट देखते हैं, निर्जीवों में प्रजनन क्षमता का अभाव होता है। निर्जीवों में प्रजनन क्षमता नहीं होती, वह अपने जैसे और नहीं उत्पन्न कर सकते, अपने जैसे और प्रोडक्ट नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रजनन की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती है। देखिए, जब अनुकूलन है ये एक अलग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, मगर आगे की वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ सजीव और निर्जीव के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, उनकी परिभाषा, कुछ लक्षण मैंने बताए हैं, ठीक है। आगे की वीडियोज़ में हम डिटेल में देखेंगे और अब थोड़ी और बड़ी बड़ी वीडियोज़ मिलेंगी और ज़्यादा टॉपिक हम कवर करेंगे और 20 से 25 दिन के अंदर पूरा साइंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें वीडियो अच्छा लगा है, और ऐसे ही आपको वीडियोस देखने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आप उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पौधे और जंतु के बीच की एक कड़ी होती है, एक जीव होता है जिसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, वो कौन सा जीव होता है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।